जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो कि एडिटोरियल के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी पीटी का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 15 का आपका पार्ट 1 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपका किस चीज़ का, जनरल स्टडीज का होने वाला है। यानी 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आज आपका इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो कि पूरा डिफिनेशन के साथ में। और देखिए, वीडियो को भी 1.20x पे देखिएगा या फिर 1.15x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, इधर बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। आपका FLT 5 होने वाला है। चलिए 1 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग नए हैं भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए 1 नंबर प्रश्न बताइएगा, सूची 1 में क्या बोल रहा है? प्राचीन रचनाएँ हैं। सूची 2 में रचनाकार हैं। देखिए, ये सारा आपका प्राचीन रचनाएँ हो गए, ये आपका रचनाकार हो गए। आप लोग को क्या करना है? मिलान करना है। बताइए रामचरित्र का आप रचनाकार कौन है? संध्याकार नंदी है। ध्यान में रखिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 में। बताइए क्या है? कथा सरित सागर, इनका रचनाकार आपका कौन है? तो इनका रचनाकार आपका सामवेद है। ध्यान में रखिएगा, सामदेव है। बताइए भोज प्रबंध का रचनाकार आपका कौन है? तो ये आपका बल्लाल देवा है। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये 2 में हो जाएगा। बताइए गुणबाहु के आपका रचनाकार कौन सा है? तो आपका वाकपति है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका 4 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और हाँ भैया, जिसका सोल्यूशन देने लायक रहेगा उसका सोल्यूशन देंगे, जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसका सोल्यूशन हम नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। बताइए क्या बोल रहा है? कथन 1 है, कारण आ रहा है। कथन 1 में क्या है? हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतें उन्नत राजगिरी का स्पष्ट प्रमाण है। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। उसका ज्ञान आपका नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 1 सेकंड, हाँ चल जाता है यार। बताइएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही? तो 1 में देखिए, जौ, धान, जौ, गेहूँ, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, गोपद ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में कृषि के चारों ओर क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है, जो कि ये बिल्कुल आपका क्या है? तो गलत है। ध्यान में रखिएगा। 3 में सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद के चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। 4 में है, शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से विदेह माधव का कथा का वर्णन मिलता है, जो कि कथन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा सही है। 1 और 4 आपका सही है, तो 1 और 4 आपका कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपका क्या बोल रहा है। बताइए, सब कितना इजी क्वेश्चन है भैया। बताइए मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? ये सब क्वेश्चन देखिए बताने लायक आपका देखिए नहीं होता, लेकिन फिर भी चलिए हम बता देते हैं। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिए, 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध आपका हुआ था। याद रखिएगा। 5वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई होता था, जिसके नियंत्रण में सामान्यतः कितने ग्रामों का समूह होता था? ये कितने ग्रामों का समूह होता था? तो 800 ग्रामों का आपका समूह होता था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मुद्रित की गई थी? बताइए किसके पर किए गए थे? तो ये आपका किया गया था, ध्यान में रखिएगा, हुमसिक के, ध्यान में रखिएगा, हुमसिक। देखिए किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मुद्रित की गई थी? किस कुषाण शासक? तो देखिए हुनविक की कुषाण शासक के आपका सिक्कों पर जो है सो आपका ये सारा चीज़ मिले थे। हम रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा रचित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रचना कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? कौन सा इनका रचना आपका नहीं है? देखिए देवी चंद्रगुप्तम जो है सो आपका ये कालिदास द्वारा रचित नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा,
देखिए बाकी आपका ये और ये आपका जो है कालिदास द्वारा रचित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो आपका देवी चंद्रगुप्तम जो है आपका इनके द्वारा रचित नहीं है। इनमें से दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली पल्लव राज्य का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली पल्लव राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको विष्णु थे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भैया, बहुत एकदम छोटा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आराम क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र आपका एग्जाम में आज से 15 दिन बचा हुआ है, तो पूरा रिवीजन कर लीजिए। मान के चलिए ये आपका एक रिवीजन है। मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाले ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी का दूत कौन था? बताइए, मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाला ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी का दूत कौन था? तो इनका दूत आपका कौन था बताइएगा। तो इनका दूत आपका देखिए कौन थे? विलियम नॉरिस थे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए, निम्नलिखित मध्यकालीन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और क्रम बताइए। क्या बोल? निम्नलिखित मध्यकालीन घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और उनके क्रम को बताना है आप लोग को। तो पहला आपको कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। देखिए पहला तो हो जाएगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये आपका पहला हुआ था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में देना, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और देखिए जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता की स्थापना, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइएगा, देखिए सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें। सूची 1 में क्या है? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय हैं। सूची 2 में क्या? उसके संस्थापक हैं। ये सारा आपका क्या है? तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख संप्रदाय हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये उनके संस्थापक हैं, और ये उनके संस्थापक हो गए हैं। चलिए मिलान करना। देखिए श्री संप्रदाय का आपका किसमें? तो श्री संप्रदाय आपका रामानुज के द्वारा संस्थापक किए गए, ध्यान में रखिएगा। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपको शंकराचार्य हैं। बताइए ब्रह्म संप्रदाय का आपका संस्थापक कौन है? तो मध्वाचार्य हैं। बताइए सनक संप्रदाय का कौन सा है? तो आपका निम्बार्क है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। वीडियो को थोड़ा सा इसको रोकिएगा भैया, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न। देखिए प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ रेहला के रचनाकार कौन थे? बताइए प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ रेहला के रचनाकार कौन थे? बताइए अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भैया। तो आपको इब्न बतूता है, ध्यान में रखिएगा। बताइए कथन 1 है, कारण आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मुगल बादशाह अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या अभी कथन 1 आपका सही है? बताइए क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। देखिए ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए और आर जो है ए की आपका सही व्याख्या करता है, ध्यान में रखिएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर चलिए बताइए प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। और क्या बोल रहा है? 1000 सितून स्तंभ का निर्माण -1 द्वारा 2 का करवाया गया था। बताइए किसके द्वारा आपका करवाया गया था? देखिए इसको अगर यहाँ बैठा देते हैं तो फिर आप लोग को समझ में आ। देखिए यहाँ अलाउद्दीन खिलजी लगा दीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा आप लोग दिल्ली। तो ध्यान में देखिए 1000 सतून स्तंभ का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था, ध्यान में रखिए। यहाँ दिल्ली में लिख दीजिएगा, दिल्ली में करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए सन 1738 और 39 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह भारत पर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था। नादिर शाह किस देश का था? बताइए नादिर शाह
जो सबका किस देश का था, तो आपका ध्यान रखिएगा भारत से था। कहाँ से था? नादिर शाह जो सबका भारत के थे, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो एक में देखिए, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना क्या है? रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी। इसमें अरविंदो घोष इसके प्रिंसिपल थे। ये तो आपका सही है भैया। इसमें बोला था कौन सा कथन आपका गलत है, लेकिन ये आपका सही है। जो में बेस ऑस्टिन सांख्यिकी से जुड़े एक भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने बंगाल नेशनल कॉलेज में संगठन से जुड़ी एक भूमिका निभाई थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में बोल रहा कौन सा कथन आपका गलत है? ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। 2 जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उन्होंने अपना पत्र किसे संबोधित किया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये वाला क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे भैया। बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उन्होंने अपना पत्र किसे संबोधित किया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड को आपका उन्हें संबोधित किए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। बताइए, सूची 1 में मिलान करना समाचार पत्रों हैं पत्रिकाओं का उनके सही संस्थापकों से मिलान करें। बताइए, अल हिलाल के संस्थापक कौन हैं? बताइए। तो अल हिलाल के संस्थापक आपका जो है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बताइए, युगांतर के आपका संस्थापक कौन है? युगांतर के संस्थापक आपका देखिए वीरेंद्र कुमार घोष हैं। बताइए, बॉम्बे समाचार के आपका संस्थापक कौन है? तो आपका हो जाएगा देखिए फरदू नजी मजरवान हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, दीनबंधु का कौन हो जाएगा? रामकृष्ण पंडुरंग भालेकर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वीडियो थोड़ा रोकिएगा भैया और थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। बताइए, बेसिन की संधि 1802 जिसे मराठा मामलों पर बेसिन की संधि 1802 जिसे मराठा मामलों पर अंग्रेजों को काफ़ी प्रभाव दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अब बताइए कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है। तो इसकी स्थापना 1936 में पहले देशव्यापी किसान संगठन के रूप में हुई थी। क्या कथन 1 सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में है, इसमें जमींदारों पर था को खत्म करने की मांग की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से किस स्थान और ब्रिटिश राज्य में शामिल करने वाला गवर्नर जनरल के संदर्भ में सही सुमेलित हैं? तो क्या स्थान हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। सॉरी, इसमें बोलो कितने सही सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा कौन सा आपका सही सुमेलित हैं। चलिए बताइए इसमें कितने सुमेलित हैं। इसमें देखिए, एक में अवध है तो डलहौजी बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सिंध है, लॉर्ड एलनबारो बिल्कुल सही सुमेलित है। मैसूर है, लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिए। देखिए क्या बोल रहा था? स्थान है और गवर्नर जनरल हैं। क्या बोल रहा है? स्थान और ब्रिटिश राज्य में शामिल करने वाले जनरल गवर्नर के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। तो आपको तीनों सही सुमेलित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों आपका जो है बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइएगा, कथन 1 है, कारण आर है। कथन 1 में क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पुनः पैक्ट 1932 के अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक अधिनिर्माण के तहत दी गई सीटों की तुलना में अधिक आरक्षित सीटें प्राप्त हुई है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बताइएगा कथन 1 आपका जो भी है बिल्कुल आपका सही है। लेकिन कथन कारण आर में है, गांधी जी ने कम्युनल लॉ के तहत दुबे कुचले वर्गों के लिए अलग वोटिंग प्रावधान का समर्थन किया और इसे लागू
करने के लिए उपवास किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ए सही है लेकिन आर आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा और याद करते जाइएगा। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक में सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, क्या एक सही है? तो एक आपका जो है बिल्कुल गलत है। दो में देखिए, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गलियारा टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक से स्टार्ट कर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह 1906 एशियाई पंजीकरण अधिनियम ब्लैक टैंक के खिलाफ था, जिसके हाल ही में सभी भारतीयों को पंजीकृत करवाना और पहचान पत्र के साथ रखना जरूरी था। कथन एक आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और उसके बाद की घटनाओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका गलत है। इस बार आपको गलत बोल रहा भी है। देखिए, एक में मुस्लिम लीग ने शुरू में जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपनी सहमति वापस ले ली, क्योंकि ग्रुपिंग कॉलेज समूहीकरण प्रावधान की कांग्रेस की व्याख्या लीग की व्याख्या से अलग थी, ध्यान रखिए, जो कि एक आपका बिल्कुल क्या है तो आपका गलत है। दो में आपका है, कांग्रेस द्वारा अनिर्माण समूहीकरण को अस्वीकार करना मुख्य कारण था कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंततः एक संयुक्त स्वतंत्र भारत बनने में विफल रहा, ये भी बिल्कुल आपका गलत है। वीडियो को भैया 1.15x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के और उनके बाद की घटनाओं के बारे में दोनों कथन आपका गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइए, देखिए अभिकथन एक है, कारण आर है। अभिकथन एक में क्या है, 1813 के बाद सस्ते ब्रिटिश मशीनों से बने सूती सामानों से मिली प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग विशेष रूप से ढका मलमल नष्ट हो गया। क्या कथन एक आपका सही है? तो ध्यान रखिए, कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में है, 1813 चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिसे हाल ही में भारत के लिए ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार मार्ग खुल गया और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति मिल गई थी। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, दोनों सही है। तो ए और आर आपका दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी आपका कर रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा भैया, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग गौर से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। बताइए, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। देखिए, इसकी स्थापना किसने की थी? क्या बोल रहे हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, तो इसकी स्थापना जोसेफ कापसजी नाना भाई डावर ने किए थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक में है, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में औपचारिक रूप से असहयोग प्रस्ताव को अपनाया और सदस्य शुल्क 4 आने तय करके कांग्रेस को एक जन संगठन में बदल दिया। तो ये कथन एक आपका क्या है? बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। सॉरी, बोल रहा था कौन सा गलत है, वो भी आपका गलत है भैया। देखिए, ये भी आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका गलत है।
हमको लगा सही है, लेकिन सही उसमें थोड़ा सा हम पढ़ने में मिस्टेक कर दिए थे, तो दोनों आपका गलत था। तो सूची 1 सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संवैधानिक है प्रशासनिक उपलब्धियों का मिलान करें। अब वायसराय से कीजिए, उस मिलान उस वायसराय से कीजिए जिसके कार्यकाल में वह घटित हुई थी। बताइए ये कार्यकाल है और ये किसके शासन में घटित हुई थी, ये आप लोग को बताना है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। बताइए किसके शासनकाल में हुई थी, ये था आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। बताइए केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो ध्यान रखिए ये आपका लॉर्ड लिंथियागो के शासनकाल में हुई थी। बताइए भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वीडियो को आप लोग थोड़ा सा रोकिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। देखिए BR अम्बेडकर के महाड सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, BR अम्बेडकर के महाड सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में है पहला महाड सम्मेलन चौबदार तालाब सत्याग्रह पर केंद्रित था, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में अम्बेडकर ने दूसरे महाड सम्मेलन में मनुस्मृति को जलाया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के मूल रूप से लाहौर में जाट ताप तोड़क मंडल सम्मेलन के लिए अंशीय भाषण के तौर पर तैयार किया गया था, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। बताइए नर्व फाइबर तंत्रिका तंतु से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का नाम क्या है। बताइए नर्व फाइबर यानी कि तंत्रिका तंतु से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नाम क्या है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आपका नाम क्या है, तो आपका एक्शन पोटेंशियल ध्यान में रखिए, क्या है एक्शन पोटेंशियल ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कितने सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें आपका सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में जो आपका है पेप्सिन, क्या प्रोटीन की छोटी आंत में, बिल्कुल अगर सही सुमेलित है। ट्रेप्सिन प्रोटीन अमाशय में, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ये भैया इसको माफ़ कर दीजिएगा, इसका आंसर देखिए हमको नहीं मालूम है। देखिए हम तो बोलते चला गया था, लेकिन हमको इसमें डाउट लग रहा है थोड़ा सा। ट्रिप्सिन प्रोटीन अमाशय में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अगर इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, हम कर देते हैं स्टार मार देते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइए फिल्ट्रेशन के ठीक बाद नेफ्रॉन की कौन सी हिस्सा सबसे ज़्यादा पानी, ग्लूकोज और पोषक तत्वों को फिर से सोखता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा भैया। तो फिल्ट्रेशन के ठीक बाद नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पानी, ग्लूकोज और पोषक तत्वों से फिर से सोखता है। फिर से आपको सोखता है किसके साथ में, तो फिर से सोखता है आपका देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूबल, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। तो अगर यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया भैया तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 की ओर। बताइए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने। सूची 1 में क्या है, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, और सूची 2 में आपका क्या है, तो परिमाण स्वरूप होने वाले विकारों के बारे में आप लोग को मिलान करना, ध्यान में रखिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तीसरा देखिए एक में थायराइड ग्रंथि, एक में क्या है थायराइड ग्रंथि। एक क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे भैया, किसमें दृष्टि IS में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका थायराइड ग्रंथि आपका हो जाएगा गैप्स रोग के द्वारा, ध्यान रखिए। देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स ये आपका हो जाएगा किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा ध्यान में रखिए बी एडिसिनिन रोग के द्वारा। देखिए अग्नाशय आपका किसके साथ में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डायबिटीज के कारण, ध्यान में रखिए। पीयूष ग्रंथि आपका हो जाएगा डायबिटीज NCPDs के कारण, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन देख के बताइएगा तो ये तो फिर तो दिक्कत हो गया है, बिना पकड़े हुए बताइए एकदम, तब जानेंगे। बताइए जब दो पूरी तरह से अलग अलग जानकर, भैया पहले 1 सेकंड के लिए पहले वीडियो को रोकिए और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ भैया, कर लीजिए भैया।
जानते हैं वीडियो में हज़ार व्यू आता है लेकिन सब्सक्राइबर 1 आता है 2 आता है, थोड़ा मनोबल टूट जाता है भी। ऐसा आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो पता नहीं कि अब जब खान सर का मूड ऑफ हो जाएगा तब वो चैनल को उड़ा देंगे। बताइए, जब दो पूरी तरह से अलग अलग जानवर एक ही तरह से माहौल में रहने के कारण एक जैसी खूबियाँ अपना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या है? देखिए ए में है, एक सेकंड रुकिए, ए में है अस्पार्टरम आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 आपका क्या है? स्पटरम हो जाएगा आपका 3 में। बताइए सुक्रालोज आपका हो जाएगा 1 में। देखिए ये हो जाएगा 1 में। इसका ऑप्शन बता देते हैं भैया, इसका थोड़ा सा आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 के बता, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व कमी और उससे संबंधित बीमारी के युग में सही सुमिलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व की कमी और उससे संबंधित बीमारी का युग्म सही सुमिलित नहीं है? क्या बोले सही सुमिलित आपका नहीं है, तो कौन सा आपका सही सुमिलित नहीं है? देखिएगा, तो विटामिन डी जो है जेरोफथा किल्मिया जी, ये जो है इसका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका सुमिलित नहीं है। बाकी विटामिन 1 बेरी बिल्कुल सुमिलित है। विटामिन B3 पेलेग्रा बिल्कुल सही है। विटामिन सी अस्कॉर्बिक बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या क्या बोल रहा है कि बीमारी का युग्म से सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सुमिलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न बताइएगा, अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति सीधे रेखा में चलने या उचित शारीरिक संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करता है। इस लक्षण के कारण बनने के लिए शराब द्वारा मस्तिष्क का कौन सा भाग अस्थायी रूप से अस्वादग्रस्त हो जाता है? कौन सा हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है अनुमस्तिष्क हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार। 39 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों में लैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है? तो पौधों में लैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है? तो बीजों का निर्माण आपका होता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए असंग जनन के कारण आपका होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके कारण होता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए बिना बीजों का निर्माण होता है तो असंग जनन के कारण आपका होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बोला, पौधों में और लैंगिक जनन कि निम्नलिखित में से किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है? तो असंग जनक के कारण आपका बीजों में निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां में से अक्षांशीय कंकाल ठीक कितनी हड्डियां होती है? ठीक कितनी हड्डियां होती है? तो ये आपका होती है अब 80 को हड्डियाँ होती है, ध्यान में रखिएगा। देखिए 80 हड्डियाँ आपकी होती है कि एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ में से अक्षांशीय कंकाल में ठीक कितनी हड्डियाँ होती है? तो आपका 80 हड्डियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। बताइएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री भूरा शैवाल आयोडीन से असाधारण रूप से समृद्ध हैं और विश्व स्तर पर थायराइड से संबंधित क्या घेंघा विकारों को रोकने और उनका इलाज कराने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो लेमिनेरिया के द्वारा पर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की, और इसका आंसर देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बार 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन ये आप लोग के लिए रहा। बताइएगा, आरोपण या प्रत्यारोपण गर्भाशय में भ्रूण का जुड़ना ठीक बाद कौन सा अस्थायी जीवन रक्षक अंग बनता है जो माँ के खून को बढ़ते भ्रूण के बीच ऑक्सीजन को भेजना और भोजन का आदान प्रदान करता है? बताइए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था? आरोपण प्रत्यारोपण गर्भाशय में भ्रूण का जुड़ना के ठीक बाद कौन सा अस्थायी जीवन रक्षक अंग बनता है जो माँ के खून और बढ़ते भ्रूण के बीच ऑक्सीजन और भोजन का आदान प्रदान करता है? भोजन का आदान प्रदान आपका करता है, तो ये आपको कौन करता है? तो आपका प्लेस्टा कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। देखिए कथन एक है, कारण आर है। कथन एक में आपका क्या है, देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट कठोर जल में साधारण साबुन की तुलना में अधिक प्रभावी सफाई एजेंट है। बिल्कुल आपका क्या सही है, बताइए क्या कथन एक आपका बिल्कुल सही, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है, साबुन कठोर जल मौजूदा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके अस्क्रम नामक घुलनशील अपेक्षक बनाते हैं, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम को लवण बनाते हैं। कारण आर भी जो है सबका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, देखिए ए और आर दोनों आपका सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या आपका करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, जो कम सांद्रता पर एक सिंथेटिक रूप से उच्च सांद्रता पर एक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। कीटाणुनाशक के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में आपका फिनोल काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 46 नंबर प्रश्न। देखिए अति शुद्ध अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस संशोधन विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, किस व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है व्यापक रूप से उपयोग, तो आपका किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, देखिए जॉन रफाइनिंग का आपका उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा भैया, एक बार हम पढ़ते हैं उसके बाद एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए 47 हमारा प्रश्न बताइए, देखिए क्षारीय माध्यम में क्लोरीन का असमानुपातन प्रक्रिया पर विचार करें, क्या है, देखिए 3Cl2 प्लस 6NaOH इंटू क्या 5NaCl प्लस NaClO3 है प्लस 3H2O है। बताइए इस विशिष्ट प्रक्रिया में क्लोरीन अणु Cl2 कार्य करता है, तो Cl2 कार्य आपका क्या करता है, तो Cl2 कार्य जो है सो आपका ध्यान रखिए एक साथ ऑक्सीकरण का अपचयक एजेंट दोनों के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट को रसायन शास्त्र का था भी, देखिए केमिस्ट्री का था, देखिए मानक प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता को सही आरोही अवरोही क्रम यानी सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे कम में व्यवस्थित करना है। क्या बोल रहा है, सबसे अधिक से सबसे कम हम लोग को चलना है यहाँ से। देखिए तो पहला आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, पहला आपका हो जाएगा पोटेशियम, पहला हो जाएगा। उसका बाद हो जाएगा आपका कैल्शियम, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसका बाद हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा आपका आयरन, ये आपका चौथा हो जाएगा। फिर पाँचवा हो जाएगा आपका कॉपर, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस पर। 49 नंबर प्रश्न बताइएगा, प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण ने हरित रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह क्या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं, बताइए कौन सा पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं, कौन सा है, तो ये आपका है देखिए PHBB है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 नंबर। कथन एक है, कारण आ रहा है। कथन एक में लोहे में जंग लगना मूल रूप से एक क्या स्वस्फूर्ति विद्युत रसायन रेडॉक्स प्रक्रिया है, क्या कारण कथन एक आपका सही है, बताइएगा। तो कथन एक जो है सो आपका बिल्कुल सही है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में जंग लगने के दौरान लोहे की धातु कैथोड के रूप में कार्य करती है, ये बिल्कुल आपका गलत है। तो ए सही है लेकिन आर आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। कथन एक है, कारण आर है। तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का जलीय विलयन प्रकृति का क्षारीय होता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक भी आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में सोडियम कार्बोनेट एक मजबूत अम्ल है और एक कमजोर क्षार बना नमक जिसमें पानी की घनशीलता जल अपघटक होता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ये सही है लेकिन आर आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। बताइएगा इसका आंसर भैया आप लोग खुद बनाइएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम
क्षेत्रों को उनकी फोटोन ऊर्जा के आधार पर अवरोही क्रम उच्चतम से न्यूनतम में व्यवस्थित करना। किसे करना? उच्चतम से न्यूनतम में व्यवस्थित करना है। बताइए सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सही अवरोही क्रम जो है सो हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका गामा किरणें, उसके बाद आपका हो जाएगा पैराबैंगनी किरणें, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा देखिए एक्सरे, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा सूक्ष्मजीव तरंगे, ये आपका चौथा हो जाएगा। फिर हो जाएगा पाँचवा आपका रेडियो तरंगे। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। बताइए बर्नौली के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए एक में आपका है हवाई जहाज के पंख द्वारा अनुभव किया जाने वाला डायनेमिक लिफ्ट बर्नौली प्रमेय का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, जहां घुमावदार शीर्ष सतह पर उच्च वायु वेग कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, जो कि एक आपका बिल्कुल सही है। दो में है वेंचुरीमीटर का उपकरण है जिसका उपयोग पाइप के माध्यम से तरल के प्रवाह की दरें को मापने के लिए किया जाता है, जो दबाव के अंतर को मापने के लिए संकुचन का उपयोग करता है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आर आपका 3 आपका गलत है। ध्यान रखिए। तो सही उत्तर आपका 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। किसके बारे में? बर्नौली के सिद्धांत के संबंध में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइएगा देखिए विद्युत चुम्बकीय के निम्नलिखित में से भौतिक राशियों सूची 1 और एसआई इकाइयों सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 में भौतिक राशि दिया हुआ है, ये सारा आपका भौतिक राशि हो गया, और ये आपका सारा क्या हो गया? एसआई इकाइयों हो गया। बताइए चुंबकीय प्रभाव का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? बताइए चुंबकीय प्रवाह का आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग भैया। देखिए इसका हो जाएगा आपका वेबर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा? वेबर चुंबकीय। बताइए प्रेरकत्व का आपका क्या हो जाएगा? तो प्रेरकत्व का आपका हो जाएगा हेनरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। धारिता का आपको कौन सा? तो धारिता का आपका हो जाएगा फैराडे। चुंबकीय क्षेत्र का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टेस्ला हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, इसका आंसर आप लोग को हम बता देते हैं। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो 56 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर -1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 के बताइए कथन 1 है, कारण आर है। कथन 1 में क्या? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के अंदर एक अंतरिक्ष यात्री बरहीनता की एक गति स्थिति का अनुभव करता है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिए कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है देखिए उपग्रह के उच्च कक्षीय ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्री पर द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से शून्य हो जाता है। ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। बताइए ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मूलभूत तरीके के वितरण देने वाले निम्नलिखित कथनों का आकलन करें। क्या ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मूलभूत तरीका का विवरण देने वाले निम्नलिखित कथनों का आकलन करें। निम्नलिखित कथनों का आकलन करें। तो एक में है चलान के लिए एक ठोस पदार्थ माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक गर्म किरणें के माइक्रोस्कोपिक भौतिक शारीरिक गति का शामिल होती है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका ये गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है आपका, सही नहीं है। सही बोल रहा था, इसमें कौन सा सही है? तो 1 आपका बिल्कुल गलत है। 2 में आपका है सबांतरल गैसों के ऊष्मा स्थानांतरण का प्राथमिक तरीका का पूरी तरह से हीटिंग के कारण द्रव में घनत्व भिन्नता के कारण उल्पावकता के अंदर प्रेरित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। 3 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो 58 का सही उत्तर आपका 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। बताइए रोज मेंटल किसका मिश्र धातु है? बताइए रोज मेंटल किसका मिश्र धातु है? तो रोज मेंटल जो है सो आपका ध्यान रखिए, रोज मेंटल आपका किसका मिश्र धातु? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। तो आपका देखिए Bi + Pb + SN ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 को। बताइए हमको साइंस का क्वेश्चन आता है तो हमको पढ़ाने में बहुत मुश्किल हो जाता है भैया, जो है सो बात हम मुँह पे बोलते हैं
क्यों चला सब दिन इंग्लिश मीडियम में पढ़े, आज अचानक से हिंदी मीडियम पढ़ लेने के बाद बड़ा दिक्कत हो जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है इसमें, सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, हमको नहीं पता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा सही है या फिर गलत है। कितना नंबर क्वेश्चन था यार, 60 नंबर क्वेश्चन था। इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है। हाँ ध्यान रखिएगा कौन सा कथन आपका सही है, ये हम लोग को देखना है। देखिए एक में यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर निर्भर करता है। कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है। देखिए यह मौजूदा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, केवल एक आपका सही है, तो ध्यान रखिए तो एक आपका सही है, तो एक आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए एक में सतत स्मृति सिद्धांत क्या थॉमस गोल्ड एवं हार्मोन बोर्ड, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा बाकी आपका सही सुमेलित ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइएगा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र हैं, जिसे ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ नामक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपों शामिल हैं। जो कि कथन एक आपका जो है सो क्या बताइए, कथन आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा हमको उतना समझ में नहीं आया भैया, आप लोग को समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। बताइएगा पूर्वी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 1 बजने का समय है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा भैया, इसका आंसर हम बता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा। बताइए बंगाल की खाड़ी का मानसूनी पवनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में यह म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के कुछ भागों से टकराती है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में म्यांमार तट पर स्थित गारो पहाड़ियाँ व शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों के समांतर पड़ता है, बिल्कुल सही है। देखिए यह मेघालय के अराकान पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मुसिनराम पर वर्षा कराती है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। बताइएगा ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन आच्छादन यानी कि प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम पर व्यवस्थित करना है। किसके बारे में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा मिजोरम, दूसरा आपका हो जाएगा ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा मेघालय, उसके बाद हो जाएगा आपका मणिपुर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर जैसे है वैसे ही आपका बिल्कुल सही है। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, रामसर स्थल, और सूची 2 में आपका राज्य दिया हुआ है। चलिए आप लोग को मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए क्या छाड़ी गाड़ आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आपका 2 में कहाँ है, 2 आपका गुजरात में हो जाएगा। बताइए गोकुल जलाशय का आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, गोकुल जलाशय आपका हो जाएगा ध्यान में रखिएगा बिहार में। बताइएगा किचन वेटलैंड साइट इनका हो जाएगा आपका राजस्थान से स्थापित है। बताइएगा खेचो पलरी आदित्य भूमि किस राज्य में है, तो आपका सिक्किम राज्य में है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिना ऑप्शन देखे हुए आप लोग को मिलान करना भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 67 नंबर प्रश्न देखिए, कथन 1 है और कारण आर है। कथन 1 में कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में बाबा बुदाना पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या अभी कथन 1 आपका सही है, बताइएगा क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सत्य है। कर्नाटक में यहाँ धारवाड़ शैल संरचना पाई जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो आपका देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, इसका सही उत्तर को यहाँ दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आपका करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लेटेराइट मृदा का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण
किन परिस्थितियों में होता है? तो सबको पता है भी आपका जो है सो उच्च तापमान और भारी वर्षा में आपका होता है। ध्यान रखिए, लेटेराइट मृदा का निर्माण आपका उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण आपका होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 69 की ओर। मतलब उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में कौन सा है, देखिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है, ध्यान रखिए। 17वां प्रश्न बताइए, बंदर अब्बास किस देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है? बताइए, बंदर अब्बास किस देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है? तो बंदरगाह शहर आपका ईरान का, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का भी आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर बार हम 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो इस बार 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा। 72वां प्रश्न बताइए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सही, यदि दोनों सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके बारे में? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 की ओर। बताइए, 2026 के ऐतिहासिक फैसले हरीश राणा बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेसिव इथेनेसिया सक्रिय इच्छा मृत्यु के दायरे का विस्तार किया। इस फैसले के द्वारा निम्नलिखित में से किसे कानूनी रूप से स्थापित किया गया है? बताइए, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये आपका देखिए, चिकित्सकीय सहायता से दिए जाने वाले पोषक और जलयोजन की कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का चिकित्सीय उपचार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 74 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास लोक अदालत का निर्माण के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है? मतलब निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास लोक अदालत के निर्माण के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार आपका किस में है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार आपका जो है सो ध्यान रखिएगा, निर्माण के विरुद्ध किसी भी न्यायालय को कोई अपीलीय नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान रखिए। 75वां प्रश्न देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका कानूनी सही है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका कानूनी रूप से सही है, ये आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, वे सिविल आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से 2 वर्ष तक कारावास और से दंडनीय अपराधों को विचार करना भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू भाई एवं बहनों, BHI भाई एवं BAHNO। थैंक यू सो मच।